गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज समझेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स का मतलब है यहाँ पे हम रिएक्शन की रेट की डिटरमाइन करेंगे, मतलब रिएक्शन किस तरह से मूवमेंट करती है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। तो कंसंट्रेशन एंड टाइम के बिटवीन एक प्लॉट खींचते हैं, कर्व खींचते हैं। देखो इसको ढंग से समझना। एक तो आप सभी को पता है, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है इससे प्रोडक्ट। तो शुरू में जैसे ध्यान देना, जैसे कर्व खींचा मैंने, यहां मैं इस तरह से कर्व बना लेता हूं। ये तो है टाइम, इस तरह से मूव कर रहा है, और यहाँ पे है कंसंट्रेशन मान लिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया पहले मैंने, दूसरे में ले लिया मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वही टाइम को इधर ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर कई, जैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे अमाउंट से समझ लो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। वैसे कंसंट्रेशन की बात मैंने सोल्यूशन में बताई थी आपको, बाकी अगर आपको पता नहीं है तो आप अमाउंट से ध्यान रखो इसे। देखो एक बात बताओ, शुरू में जब टाइम जीरो था, ये जीरो है, देखो टाइम जीरो है यहाँ पे, ठीक है। जब जीरो है टाइम, तो एक बात बताओ, जैसे पानी और चीनी है, रिएक्टेंट मान लो आपके पास है वाटर और शुगर, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है स्वीट वाटर, मतलब मीठा पानी। तो एक बार बताओ मुझे, जब आपने टाइम जीरो था, मतलब जीरो टाइम पर रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, मतलब वाटर और शुगर की बात कर रहा हूं, पानी और चीनी की बात कर रहा हूं, आपने जैसे ही मिलाया, डाला पानी में और चीनी में, तो मीठा पानी था क्या, प्रोडक्ट कुछ था क्या, कुछ नहीं था। तो जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट भी जीरो है, क्योंकि टाइम जब, देखो एक बार बताओ, पानी और चीनी आपके पास, तो ये हो रही है कि पानी और चीनी लेते ही मीठा पानी बन गया। तो टाइम जब शुरू में जीरो था तो आपके पास मीठा पानी बिल्कुल नहीं है, स्वीट वाटर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट आपके पास जीरो। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम जीरो तो प्रोडक्ट भी क्या है हमारे पास, जीरो होगा, ठीक है। यहां पर आओ, टाइम जब जीरो है तो आपके पास पानी और शुगर तो है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ है, रिएक्टेंट कुछ है, मान लिया ये है रिएक्टेंट, इतना है रिएक्टेंट, मतलब टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट इतना है। अब बताओ, जैसे ही पानी में चीनी डाली, टाइम शुरू हुआ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो चीनी है वो पानी में डिजोल्व होगी, इसका मतलब है प्योर शुगर घट रही है, क्योंकि वो तो घुल रही है ना, और प्योर पानी भी घट रहा है, क्योंकि पानी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मीठे पानी में, स्वीट वाटर में। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम इंक्रीज देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, और डिक्रीज का कर्व बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये दो कर्व हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। टाइम जीरो था तो मीठा पानी मतलब प्रोडक्ट भी जीरो था, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ा, चीनी डिजोल्व हुई पानी में तो मीठा पानी बना, मीठा पानी जैसे ही बढ़ रहा है इसमें तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो टाइम इंक्रीज तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट बात है, टाइम बढ़ता रहेगा तो चीनी पानी में डिजोल्व होती रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक समय ऐसा आएगा जब चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होने बंद हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये कांस्टेंट आ गई यहाँ पे, देखो ये लाइन कांस्टेंट की हो गई, ठीक है, ये अलग है बिल्कुल, हो गया ना कांस्टेंट, देखो, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब मीठा पानी बनता रह रहा है, स्वीट वाटर बन रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मीठा पानी, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम पानी मीठा हो चुका है, तो वहां पर प्रोडक्ट का अमाउंट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब एक समय रिएक्टेंट भी कांस्टेंट हो गया, एक समय प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों जब कांस्टेंट हो जाते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जो 11th क्लास में आप इक्विलिब्रियम चैप्टर उसमें डिस्कस किया होगा आपने। तो यहाँ हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे दो बातें लिख सकते हैं, एक तो ये टाइम इंक्रीज देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, मतलब टाइम अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक टाइम वो आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन हम वहां पर इक्विलिब्रियम की बात डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल वे की बात करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन से, यानी इन दोनों कर्व से एक चीज देखते हैं, जो ध्यान देना, ये है रिएक्टेंट, बहुत ढंग से समझना।
यहां पर मैंने एक पॉइंट बना दिया, कोई भी पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R1 मान लिया, यहां से तो चल रहा है, फिर आ गए फिर यहां पर, मतलब टाइम क्या था उस समय, यहां पे आपने टाइम ले लिया T1, आगे बढ़े यहां पर रोक दिया, यहां पर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ले ली R2 है ये, और यहां पर जो टाइम था वो क्या था T2, यहां पर टाइम क्या है T2, ठीक है। अब आपसे कहा कि R1 बढ़ जाता है या R2, तो देखो ये बात ऊपर वाला ज्यादा है, देखो ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये R1 ज्यादा, तो मैं कहूंगा अगर डेल R की बात करूं, मतलब डेल R का मतलब है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की चेंज कितना आया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या आया, तो क्या करोगे, ज्यादा R1 है, ठीक है ना, और R2 क्या है, कम है, देखो कमी तो है, मतलब यहां आप लिख सकते हो, यहां लिख रहा हूं मैं R1 ग्रेटर R2, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो यहां से चल रहे हो आप, टाइम यहां से चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, यहां पर आए तो ये क्या है T1, ये T1 है, और यहां पर कंसंट्रेशन मान ली कितनी है R1, ठीक है, R की जगह P लिख दोगे, प्रोडक्ट P लिख दिया, फिर आगे बढ़े, यहां पर मान लिया T2 और यहां पर मान लिया हमने P2, अब बताओ ज्यादा कौन है, तो आप बोलोगे P2 ग्रेटर देन P1, ठीक है, टाइम T2 ज्यादा है ही, तो इधर बढ़ रहा है, दोनों कंडीशन आ गई समझ में। अब एक बात आती है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, तो इसको मैं बोलूंगा डेल R, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है, तो डेल R क्या होगा, आपको क्या करना है, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो है ना हमारे पास, लास्ट उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो हम लास्ट कौन है, R1 लास्ट या R2 बाद में, तो R2 आता है, देखो पहले R1 आया, फिर ऐसे जो आ रहे हो, तो R2 बाद में, इसमें लिखूंगा R2 माइनस R1, ठीक है। इधर आओ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन मतलब डेल P क्या होगा, लास्ट कौन है P2 माइनस P1, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब एक बात देखो, ध्यान देना, यहाँ लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी इसको इस तरह कर दिया, यानी कि इसको ब्रैकेट में बना लो, ऐसे कंसंट्रेशन वैसे इस तरह से शो करते हैं बड़े ब्रैकेट में, तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा ब्रैकेट पूरा ऐसे बना दिया। अब ध्यान देना, देखो ध्यान देना, एक बात बताओ, R1 ग्रेटर है R2 से, मतलब ये बड़ा है, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन नेगेटिव आ गई नेगेटिव, लेकिन ध्यान रखना जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो नेगेटिव हम बोलेंगे तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता, हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव में नहीं बोलते। जैसे मान लो आपसे कहे आपकी 10th में 80% है और 12th में आपके 75 है, और मैंने कहा आपको चेंज किया हुआ, तो आप बोलोगे -5, तो -5 बोलना बेकार लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे 5 का डिक्रीज हो गई, 5 की कमी आ गई, 5 डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डिप्रेशन को शो करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ध्यान रखना इस बात का इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा कि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, बाकी बोलेंगे हम ये 5 की डिक्रीज हो गया, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी 10 आई, तो 10 आएगा पॉजिटिव हुई, यहाँ तो नेगेटिव आएगा, इन बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव गया तो 10 आ गया मान लो, तो हम क्या बोलेंगे 10 है, 10 की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रही है, हम ये बोलेंगे बात। यहाँ पर आपको कुछ लगाना है क्या, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि P2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो एक बात ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज में हम नेगेटिव लगाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो इन कर्व को ढंग से उतारना आप लोग, या 1 मिनट इसको उतार लो ढंग से, क्योंकि थोड़ा समझना इन चीजों को। हाँ, तो अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोल दो या एवरेज रेट बोल दो। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये इनकी डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम में जो चेंज है वो। जैसे मान लो आपसे मैंने लिखा ये R है, ये P है, प्रोडक्ट है, तो अब आप क्या लिखोगे, एवरेज, एवरेज क्या होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो R है, तो R है, इसका मतलब क्या लिखोगे, डेल R अपॉन डेल T, फिर चेंज ऑफ टाइम डेल T, ठीक है।
आ गया नहीं समझ में? मैंने बताया था डेल आर के लिए नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे, तो नेगेटिव लगा दिया। इक्वल अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? डेल पी, चेंज है डेल पी अपॉन चेंज इन टाइम डेल टी। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव मत लगाना, तो मैंने बताया रिएक्टेंट के साथ ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरी बात अभी बताया हमने ऐसे पढ़ा था, अभी ये पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या था R1, यहाँ पर क्या था R2, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर इस डेल आर का मतलब क्या है? R2 माइनस R1, पता नहीं, तो डेल आर को नेगेटिव दे रखा है। डेल टी का मतलब क्या है? T2 माइनस T1, और डेल टी का मतलब क्या है? T2 माइनस T1। मान लो इस तरह क्वेश्चन आ जाए, N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन दे दी और यहाँ पे दे दिया 2NH3। अब आपसे कहा कि राइट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, तो सबसे पहले आप लोगे आर एवरेज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या ध्यान देना, देखो N2 अगर खत्म हो जाए तो क्या ये बनेगा? क्या नहीं बनेगा, क्योंकि H2 कितना ही हो, N2, N जब तक नहीं होगा जब तक ही बनेगा, थोड़ी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करा। अगर H हटा दूं मैं तो भी ये बनेगा? क्या नहीं बनेगा। मतलब दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। इसका मतलब है रेट की जो रिएक्शन या रिएक्शन की जो वेलोसिटी है ना, वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर मैं ये भी हटा दूं, मतलब ये बन ही नहीं रहा, तो रिएक्शन होगी? क्या नहीं होगी। मतलब रिएक्शन की जो रेट है या एवरेज रेट, कुछ भी बोल दें, वो डिपेंड कर रही है इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, और इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए हमें अब बात ध्यान रखनी है। यहां मैं लिख सकता हूं डेल N2 कंसंट्रेशन इज ब्रैकेट 1 अपॉन डेल टी, वही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट ऐसे नेगेटिव चेंज लगाऊंगा, ध्यान रखना। अब लेकिन वही बात है, यहां इक्वल वापस लगाऊंगा। रीजन क्योंकि मैंने बताया था भी अगर ये भी हट जाए तो रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए यहां हम पर्टिकुलर हर एलिमेंट के लिए चेंज शो करेंगे। तो यहां पर क्या है वापस डेल, वही H2 अपॉन डेल टी, वही नेगेटिव। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 3 मोल है, तो समझना यहाँ 1 मोल इसके 3 से रिएक्शन कर रहा है, तो उसको कंडीशन को हम पहले, मतलब इसका 1 इसके 3 से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अगर 1 ले रहे हो तो इसके उसी भाग, उसी रेशो में लेना पड़ेगा। तो इसका रेशो क्या होगा? 1/3, मतलब जो मोल होंगे उसको हम क्या ले लेंगे? अपॉन में ले लेंगे 1/3, ठीक है। और माइनस चिन्ह क्यों लाए? रिएक्टेंट है। इक्वल वापस आओ, अब ये प्रोडक्ट है तो पहले 2 है, तो प्लस में ही आएगा 1/2 डेल NH3 अपॉन NH3 है, ठीक है, डेल टी। देखो ढंग से, अब यहां नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये आ जाए I2 प्लस H2 2HI, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा नेगेटिव डेल I2 अपॉन डेल टी, फिर इक्वल नेगेटिव डेल H2 अपॉन डेल टी, फिर इक्वल, अब पॉजिटिव रहेगा 1/2 क्योंकि मोल है यहाँ पे, डेल HI अपॉन डेल टी। देखो, तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, मतलब जितनी रिएक्शन होगी उस हिसाब से हमें उसे। अब बात करते हैं, देखो वेलोसिटी अगर मान लो मैं लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोल दिया, और इसकी मैंने बोला इसकी यूनिट क्या है। तो देखो यूनिट चाहे एवरेज रेट हो या कोई सी भी रेट हो, यूनिट तो सेम रहेगी। तो यहाँ आपको यूनिट क्या दिख रही है? एक तो दिख रही है आपको कंसंट्रेशन दिख रही है ना एक तो, और एक दिख रहा है टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, हो गया ना यूनिट। देखो अब एक बात ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन यूनिट आप सबको पता है मोल पर लीटर, मतलब मोल में लीटर है। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं, मैं लीटर को ऊपर ले जाऊं तो क्या आएगा? मोल लीटर इनवर्स। तो मैं इस कंसंट्रेशन क्या लिख दूं? मोल लीटर इनवर्स, ऊपर भेज दिया ना इसको लीटर को। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, तो सेकंड को भी भेज दो, मतलब हमारे पास है क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज की रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे ना आप, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड किस पे करती है? देखो ध्यान देना, जैसे मान लो आपके पास ए बी और कोई प्रोडक्ट है, तो आप सभी ने मास एक्शन रूल पढ़ा है। वो क्या कहता है? तो ये तो है ए और बी, कैपिटल ए बी और ये बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी है कंसंट्रेशन, मतलब ए की कंसंट्रेशन, और ये है बी की कंसंट्रेशन। मतलब हमारे पास
ये ए और बी क्या है, ये है हमारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ए और बी हमारे कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन हो गया। मास एक्शन रूल कहता है कि कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन रूल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो ए और बी के प्रोपोर्शनल है, यहां कुछ भी नहीं होता तो मैं ये लिख देता। ये क्यों लिखा, इस पे क्या है, क्या दिख रहा है आपको, एक ही तो है, उसको लिखो या मत लिखो, देखो मत लिखो। इधर भी एक था, कुछ भी नहीं होता उसका मतलब एक है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो इधर ए लगा दूं, ए का मतलब कोई भी नंबर, तो इसके ऊपर आप पहले कुछ भी नहीं था तो एक था, तो आपने एक लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। अगर मैं ए लगा दूं तो इसका मोल जो है वो ऊपर ले लिया, इसके इधर बी लगा दिया तो ऊपर लिख दिया बी। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मास एक्शन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करें प्रोपोर्शनल जैसे हटता है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल हटा दो, हमारे पास आ गया के रेट कांस्टेंट, और ये ए, ये हमारे पास बी। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है, के हमारे पास रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब एक बात आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मैं, एक हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो ध्यान देना, ये है हमारे पास रेट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर है उनका सम ही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जो हमारे पास रेट इक्वेशन है उनमें जो कंसंट्रेशन है, ए और बी कंसंट्रेशन है, उनकी पावर को जोड़ दो, वही क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल आ जाए इस तरह से, ध्यान देना, रेट आपको दे दे बराबर के 2.8 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पे दे दे 1/2 और यहाँ पे दे दे 3 इंटू 10 की पावर -1, यहाँ पे दे दे 3/2, और आपसे बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो ये रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन है, यहां पर इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 3/2 मतलब 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लो, ये आ गया रेट बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 1/2, तो कौन सा ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो गया इस रिएक्शन का, ऑर्डर है 1 प्लस 1/2 मतलब 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है, 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। अब बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आता है यूनिट ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, वो है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है तो हम इजीली यूनिट निकाल लेंगे। एक जैसे ट्रिक मानो, n क्या है, n है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब a + b। देखो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, पहला क्वेश्चन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब क्या है, n कितना है, जीरो, n जीरो ही तो होगा, जीरो ऑर्डर है तो जीरो, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n क्या होगा 1, सेकंड ऑर्डर में n 2, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k क्या होगा, देखो मोल, मोल के ऊपर क्या लिखोगे 1 - 0 लीटर 0 - 1 और सेकंड -1, तो क्या आ गया हमारे पास मोल लीटर -1 सेकंड, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास रिएक्शन आ गई, यूनिट आ गई रेट कांस्टेंट की ये। दूसरा है ऑर्डर, आपका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब n बराबर क्या है 1, तो अब इक्वेशन यही है, तो यूनिट ऑफ k क्या होगा मोल 1 - n मतलब 1 - 1 लीटर 1 - 1 n है ना 1, और सेकंड इनवर्स, मोल की पावर 0, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसको 1 मान लेते हैं, तो ये भी 1 ये भी 1, तो बचा क्या
सेकंड इनवर्स। मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट ऑफ के क्या है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तीसरा है सेकंड ऑर्डर, मतलब n बराबर क्या आ गया 2, तो क्या होगा के यूनिट मोल कितना है 1 माइनस n क्या है 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, मतलब हमारे पास आ गया मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर की। इसी तरह से फोर्थ हाफ ऑर्डर की, हाफ का मतलब क्या है n बराबर 1/2। हाफ ऑर्डर में क्या करोगे, देखो ध्यान देना, मोल कितना है 1 माइनस हाफ, ठीक है, लीटर हाफ माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, मतलब क्या आ गया हमारे पास मोल माइनस हाफ लीटर, एक बार इसमें से हाफ है प्लस हाफ, ये आएगा हाफ लीटर माइनस हाफ और सेकंड इनवर्स, मतलब हमारे पास ये आ गया हाफ ऑर्डर रिएक्शन का। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, उसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आ गया कि k इक्वल 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल माइनस 3/2 लीटर 3/2 और आपका आ जाएगा सेकंड इनवर्स। और क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप इसको देखो, ऑर्डर निकालना है तो आपको ये दे रखा है मोल लीटर या सेकंड इनवर्स। सेकंड को हटा दो, इन दोनों में से कोई भी ले लो। मान लो मैंने मोल ले लिया, मोल क्या है मोल माइनस 3/2 ले लिया। देखो मोल मैंने क्वेश्चन में से मोल ले लिया, लीटर भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो, मोल ले लिया। देखो मोल का मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, इससे ये अपने बात ठीक है, क्या है इसका कंपैरिजन बराबर मोल 1 माइनस n और n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे, मतलब हमारे पास मोल तो हटा दें तो क्या है इक्वेशन -3/2 इक्वल 1 माइनस n। देखो मोल तो हटा दिया, ये तो बचा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास कि एक है, या इसको n को दरवेज दो, इसको दरवेज दो, मतलब n तो इधर आ गया, देखो n इधर आ गया, उसको दरवेज दिया तो 1, ये नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव 3/2, कितना आ गया अपना 3/2 2.5 ऑर्डर। मतलब रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है हमारे पास 2.5 ऑर्डर की, ढाई ऑर्डर की, ठीक है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, गुड डे।